नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्री विद आकाश में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? किसी भी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। यानी कि कोई तरंग है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य यानी कि तरंगों का समूह है, और जब वो फैलता है चारों तरफ तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण जो होता है वो फोटॉन होता है। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटॉन। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश कैसे रेखा में चलता है? सरल, यानी कि सीधी रेखा एकदम। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा गतिमान होने के लिए माध्यम, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चलता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, एक तरंग प्रकृति और दूसरी कण प्रकृति। कौन कौन सी? तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। यानी प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात, यानी कि जिस सरल माध्यम जिसको हम बोल रहे थे, उसमें प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लगभग होती है 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और हाइड्रोजन में 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी अधिक होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। यानी कि निर्वात में अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम होगा और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे में होगा, क्योंकि हीरे में सबसे कम चाल होती है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग सतह द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, किंतु कुछ सतह जैसे दर्पण, धातु की पॉलिश की सतह आदि आपतित प्रकाश को लगभग पूर्णतः परावर्तित कर देती है। जैसे एक तल है तो इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है? ऐसे परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये वाली आपतित होगी, ये वाली परावर्तित किरण होगी। अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे होकर गमन करता है। मान लीजिए ये एक माध्यम है और फिर ये दूसरा माध्यम है जिस पर ये तिरछे होकर गमन कर रहा है, वह अपने पथ से मुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये एक माध्यम है, इस पे प्रकाश की किरण यहाँ पे आके पड़ रही है, फिर ये जो अपवर्तित किरण है ये इस तरफ मुड़ जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? आपतन, अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिप्रेशन ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा प्रकाश के इस प्रकार अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? समझ में आया? प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का सबसे कम होता है विक्षेपण। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश, जो कि 7 रंगों से बना होता है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से, वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। लेंस, लेंस तो पता ही होगा क्यों यूज़ किया जाता है। लेंस वह युक्ति है जो एक या एक से अधिक पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बनता है। चलिए देख लेते हैं लेंस के प्रकार। पहला है उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो है लेंस। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। इस पर आपतित होने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहते हैं, यानी कि एक केंद्र पर। अवतल लेंस या लेंस कैसा होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, जबकि बीच में कैसा होता है, पतला होता है। और इसमें क्या था, किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा था। तो यह क्या करता है, अवतल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। और ये अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है, और जबकि उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसके द्वारा मीटर में नापी गई फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। इसे P से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ये याद रखिएगा, डायोप्टर। प्रकाश के अवयवी रंगों की तरंगदैर्ध्य, प्रिज्म द्वारा प्राप्त वर्णक्रम में बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। सबसे कम किसकी तरंगदैर्ध्य होती है, बैंगनी रंग की, और सबसे अधिक लाल रंग की, जिसे वर्णक्रम में बैंगनी रंग सबसे ऊपर तथा लाल रंग सबसे नीचे आता है। अब देख लेते हैं रंग और उनकी तरंगदैर्ध्य। तो लाल रंग की कितनी होती है, 7800 से 6400 ये एंगस्ट्राम में होती है। फिर नारंगी रंग है, उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, 6400 से 6000। पीले की 6000 से 5700, नीले की 5000 से 4600, और आसमानी की 4600 से 4300, और बैंगनी की 4300 से 4000। दोस्तों क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ऊर्जा जो है वो 320 से लेकर 400 nm, 400 nm यानी कि नैनोमीटर विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण यानी कि परावैंगनी विकिरण या दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण जो होता है उसकी परास होती है 100 nm से 400 nm। फिर दृश्य प्रकाश आता है जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश ही यहाँ पे पूछा गया है वैसे, और जिसको हम देख सकते हैं वो होता है 400 से 700 nm। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश दैर्ध्यमान प्रसार होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 400 से 700 nm। तो यहाँ पे 400 से 700 यानी कि इसके नज़दीक जो है वो 390 से 780 nm के बीच। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश दैर्ध्यमान प्रसार होता है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो ये हो जाएगा 5500 एंगस्ट्राम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्राम या 500, ये अगर इसको कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में तो ये लगभग पड़ेगा जाके 555 नैनोमीटर। तो 5500 एंगस्ट्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों समान। अभी मैंने बताया था प्रकाश दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तरंग और कण। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि क्या होता है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है।
प्रकाश का वेग अधिक होता है, अधिक तो होता है क्योंकि प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो बहुत तेज हो गया ना, तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात है। प्रकाश का शून्य यानी कि निर्वात, शून्यावकाश किसको बोलते हैं, निर्वात को किसको बोलते हैं, निर्वात। तो निर्वात में चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति है, अभी बताया जैसा कि आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये निर्वात में है, याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए ऐसे तो ये हमेशा निर्वात की पूछी जाएगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा किस चीज़ में। तो प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में होगा, उसके बाद हाइड्रोजन में, फिर पानी में, फिर हीरे में। हीरा चौथे पे आएगा, पानी तीसरे पे आएगा, दूसरे पे आएगा, ये पहले पे आएगा। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो निर्वात में तो सबसे तेज होती है, फिर जल में कितनी होती है 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमारा ऑप्शन है वायु निर्वात के बाद वायु आता है। फिर प्रकाश की न्यूनतम होगी यानी कि कांच या हीरे या फिर कांच में जो सबसे न्यूनतम होती है, हीरे में होती है 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ हीरा तो दिया नहीं है, कांच दिया, तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है। तो लगभग 8 मिनट या 8.5 मिनट के। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 500 सेकंड लगते हैं, तो 500 सेकंड लगभग 8.5 मिनट के बराबर ही होगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट का। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो 4 वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। तो तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति सेम रहती है, लेकिन क्या उसका तरंग दैर्ध्य और वेग, या आवृत्ति यानी कि जो जिस गति से आ रहा हो तो वही रहता है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, अभी पिछले ही प्रश्न में आपको मैंने बताया। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा माफ़ कीजिएगा, प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।